जय हिंद दोस्तों, ए टू लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज आपका जो सीरीज चलने जा रहा है आपका 1 से लेकर के फर्स्ट से लेकर के 15 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स विद कॉन्सेप्ट का एडिटेरिया का ये चल रहा है। एडिटेरिया का करंट अफेयर कॉन्सेप्ट के साथ ही साथ आपको एक चीज़ आपके से राय लेना है। आपके दृष्टि का ये क्विक बुक है और साथ ही साथ ये साइंस का है एनसीईआरटी के बेसिस पर 6 से लेकर के 10 तक का ये सारा एनसीईआरटी जल्दी ही स्टार्ट करने के लिए आप बताइएगा दोनों में से कौन सा पहले स्टार्ट करें। ये देख सकते हैं विज्ञान का इस तरह से एक एक क्वेश्चन के साथ व्याख्या के साथ स्टार्ट कर दें। आप लोग अपना विचार जरूर प्रकट कीजिएगा, इसके हिसाब से आगे का क्लासेज आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट बनाया हुआ है टेलीग्राम इसका प्लेलिस्ट आपका 4 लेक्चर ले चुके हैं आपका करंट अफेयर्स का। इसका भी एमसीक्यू हम लाएंगे। जब इसका कॉन्सेप्ट एक बार थ्योरी हम कंप्लीट कर देंगे तो एमसीक्यू आपका किसी भी पब्लिकेशन से, चाहे आपका एडिटोरिया से हो या प्रतियोगिता दर्पण से हो या फिर कहीं से भी हो, हम उसको ला करके देंगे। उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, इसका 11 पेजेज हम कंप्लीट कर चुके थे और मई का भी कुछ क्लासेज ले चुके हैं, तो 11 उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। ईरान और पाकिस्तान के टकराव के बारे में हम जानते हैं। इससे पहले आप वीडियो को जो भी अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। आई होप कि क्लियरली विजिबल होगा। चलिए, देख सकते हैं ये हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले इलाके में ईरान ने मिसाइल हमला किया, जिसके जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला किया है। चलिए, वीडियो को इसके स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को जानते हैं। अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम है लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन और वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। चलिए, ये आपको 70th बीपीएससी के लिए, साथ साथ बिहार टीचर्स के लिए, अगर TRE 4 के लिए जा रहे हैं या फिर बिहार SSC हो या फिर आपका बिहार दरोगा, बिहार में संबंधित या फिर पूरे स्टेट लेवल में कोई भी कंपटीशन के लिए एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में ईरान ने मिसाइल हमला किया, जिसके जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला किया। सोच सकते हैं आप क्या क्या चीज़ चल रहा है। दुनिया के विभिन्न हिस्से, खासकर पश्चिमी एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक संघर्ष और तनावों के बीच ईरान और पाकिस्तान के बीच टकराव को एक चिंताजनक विषय है। बिल्कुल विषय है। और अगर मिसाइल अगर आप चलाना शुरू कर देंगे तो सोच सकते हैं जितनी जनसंख्या है, जितनी आबादी है पूरे वर्ल्ड की, बहुत तेज़ी से घटेगी भी। ईरान का तर्क है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सक्रिय अलगाववादी संगठन जैश अल अदल की गतिविधियों से ईरान पहले से परेशान रहा है। दिसंबर 2023 में, ये आपका जनवरी का पढ़ा रहे हैं, जनवरी 2024 का है, तो दिसंबर की घटना मिलेगी, उससे पहले का आपका 2023 का घटना आपको एक साथ मिल रहा है। तो दिसंबर 2023 में ईरान के सीमावर्ती क्षेत्र बलूचिस्तान के रास्क कस्बे में किए गए हमले का जवाब माना जा रहा है। उस हमले में 13 ईरानी सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तान के जवाबी हमला का प्रमुख कारण है पाकिस्तानी के आंतरिक राजनीति, जहां अगले माह चुनाव है। ईरानी हमले के 2 दिन बाद वहां के सिस्तान याद रखिएगा, सिस्तान और बलूचिस्तान में बलूच अलगाववादी समूहों के ठिकाने पर हवाई प्रहार किया। अब ये पाकिस्तानी लोग को कौन समझाएगा, जिसका खुद देश समझ नहीं रहा है, जिसको खुद पार्ट नहीं बन रहा है। इसको तो अखंड भारत के पार्ट फिर से बन जाना चाहिए और इस छोटे जैसे होता है बेटे को फिर से समझाना करके लात जूता खिला करके फिर से इसको समझाने का समय आ गया है। पाकिस्तान ने संप्रभुता में दखल का आरोप लगाया है। खुद का आटा का चावल का है ना, ये आरोप लगा रहा है दूसरे पर। चलिए, तनाव, मैं किसी के पक्ष और प्रतिपक्ष में नहीं, करंट अफेयर्स को क्लियर करने जा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तनाव का मुख्य कारण है सीमा विवाद है। ईरान और पाकिस्तान के बीच में लगभग कितना दे सकते हैं, तो 959 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, जो कि ईरान के सबसे बड़े प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान और पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत है, जो कि बलूचिस्तान को विभाजित करती है। जातीय भेदभाव है। ईरान में 95% सिया आबादी है। अभी इन लोगों में विवाद है, मुस्लिम लोग में सिया सुन्नी जो है, इसमें जो विवाद है 95% वहाँ पर सिया मुसलमान आबादी है। पाकिस्तान के सुन्नी जो है, सुन्नी देख सकते हैं, सुन्नी संगठन द्वारा आरोप लगाया जाता है कि ईरान में अल्पसंख्यक सुन्नी जो है, मतलब इनकी संख्या जो 5% के या उससे कम होगी। सुन्नी खास करके सिस्तान और बलूचिस्तान में रहने वालों के साथ भेदभाव किया जाता है। अब दूसरे देश में अब तुम जातिगत, एक तो जातिगत यानी कि एक तो धर्म के नाम पर पाकिस्तान बनाया गया,
बांग्लादेश बनाया गया, ईरान बनाया गया, उसके बाद भी तुम उसमें घुस रहे हो, क्या बात है यार। तुम अपने घर तो देख लो, खुद का तो घर संभल नहीं रहा, दूसरे में अलगाववाद कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अलगाववादी गतिविधियाँ। ईरान का आरोप है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित सुन्नी अतिवादी संगठन ने उसके सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के सुन्नी जनसंख्या को भड़काने का काम करते हैं। ये करता है, हमेशा करता है, जिसमें पाकिस्तान सेना भी मदद करती है। बलूच आबादी की शिकायतें और एवं समस्या है। ईरान और पाकिस्तान दोनों में बलूचे ने हाशिए पर जाने का अनुभव किया है। पाकिस्तान में बलूच को पंजाबी प्रभुत्व वाली राजनीतिक संरचना के भीतर एक जातीय अल्पसंख्यक के रूप में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ईरान में वे जातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यक भी है, यह संख्या उसका उल्टा है। इधर बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन। ईरान और पाकिस्तान दोनों में बलूचों की दयनीय स्थिति में ग्रेटर बलूचिस्तान राष्ट्र राज्य की मांग करने वाले अलगाववादी आंदोलनों को बढ़ावा मिला है। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA, जिसका फुल फॉर्म है बलूच लिबरेशन आर्मी, जैसे समूहों से बड़े विरोधी संबंधी राज्यों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल रहे हैं। अब आगे देखते हैं जैश अल अब इसमें रेड नहीं, दूसरे कलर से करते हैं। जैश अल अदल इसमें हटा देते हैं। चलिए, जैश अल अदल, आई होप कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा। इसमें जैश अल अदल जो है न्याय की सेना है, एक सुन्नी आतंकवादी समूह है जिसका उद्भव जो हुआ था, इसका जन्म हुआ 2012 में। यह मुख्य रूप से ईरान पाकिस्तान सीमा के दोनों ओर रहने वाले जातीय बलूच समुदाय के सदस्यों में से बना है। जैश अल अदल का मुख्य उद्देश्य ईरान के पूर्वी सिस्तान प्रांत और पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना। अब स्वतंत्रता कितना प्राप्त करेगा? खुद का घर में पेट में आटा आ नहीं रही है, करेंगे स्वतंत्रता, फ्रीडम चाहिए इनको, कश्मीर का चाहिए। चलिए नेक्स्ट है शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट है, ASER कहते हैं। रिपोर्ट 2023 का है, द हिंदू से उठाया गया सोर्स है। द प्रथम फाउंडेशन द्वारा बियॉन्ड बेसिक्स से वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट SER 2023 की जारी की गई है। यह रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्रों में 14 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों पर केंद्रित है, जिसमें छात्रों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां उनकी बुनियादी और व्यवहारिक पढ़ने तथा गणित क्षमताओं एवं डिजिटल जागरूकता व कौशल पर चर्चा की गई है। ASER 2023 की मुख्य बिंदु। ASER 2023 26 राज्यों के 28 जिलों में किए गए एक सर्वेक्षण पर आधारित है, जो 14 से 18 आयु के 34,745 युवाओं पर तक पहुंचता है। 14 से 18 वर्ष के लगभग देख सकते हैं 86.8% बच्चों किसी शैक्षणिक संस्था में नामांकित है, जो कि और संख्या ज़्यादा होना चाहिए, 100% क्यों नहीं है। युवाओं में 4 बिंदुओं पर सर्वे किया गया है। एक तो बुनियादी पढ़ने, गणित और अंग्रेजी क्षमता के लिए, रोजमर्रा की गणनाओं में बुनियादी कौशल का अनुप्रयोग, लिखित निर्देशों को पढ़ना और समझना, वित्तीय गणनाएं जिन्हें वास्तविक जीवन में करने की आवश्यकता है। ये सारे 4 मुद्दे हैं। एक तो ये सारे मुद्दे हो सकते हैं आपको लिखने के लिए दे दे मेंस में, तो ये पॉइंटर्स याद रखिएगा, क्योंकि BPSC का ये इस पॉइंटर से सारे BPSC मेंस में भी काम आ सकता है। तो कौन कौन सा बिंदु है फिर से बता देते हैं। एक तो बुनियादी पढ़ने हो, मतलब कुछ भाषाएं पढ़ ले, क्योंकि 14 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं जनरली 8 से लेकर के 10th या 11 तक या 12 तक के बच्चे होते हैं। गणित और अंग्रेजी क्षमताएं जानते हो, रोजमर्रा की गणनाओं एवं बुनियादी कौशल को अनुप्रयोग कर पाया हो, लिखित निर्देशों को पढ़ना और समझना हो, और वित्तीय गणनाएं यानी कि जो फाइनेंशियल गणनाएं हैं जिन्हें वास्तविक जीवन में करने की आवश्यकता है, जिसे उसका दैनिक दिनचर्या में कितना खर्चा होता है, उसको मंथली खर्चा कितना है, रूम रेंट कितना है, और फिर किताब में कॉपी में कितना खर्चा हो रहा है, ये सारे वित्तीय फाइनेंशियली गणना वो कर सके, ऐसा होना, ये सारी चीज़ों पर सर्वेक्षण किया गया। ऐसे ASER 2023 के निष्कर्ष क्या निकला? सकारात्मक निष्कर्ष है, उच्च नामांकन दर है। कुल मिलाकर के 14 से 18 वर्ष के 86.6 यहाँ पर संख्या घट गई, 86.8 वहाँ पर है, देख सकते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ। 86.8 आंकड़ों के साथ खेला जा रहा है। चलिए, यानी 86 से एबव है। बच्चों एक शैक्षणिक संस्था में नामांकित है। नामांकित नहीं होने वाले युवाओं का प्रतिशत 14 वर्षीय युवाओं के
लिए 3.9% है और 18 वर्षीय युवाओं को का है 36.6% है। अधिक छात्र माध्यमिक शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। आज भारत में अधिक बच्चों के पास पहले से कहीं अधिक वर्षों की ये स्कूली शिक्षा है। अब शिक्षा लेने से क्या फ़ायदा, इतनी सारे शिक्षा बीएड करके लोग बैठे हुए हैं, लोग डीएलएड करके बैठे हुए हैं, ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, पीएचडी तक करके बैठे हुए हैं, पीजी करके बैठे हुए हैं, लेकिन वैकेंसी है ही नहीं ना। प्राइवेट में उस स्तर का वैकेंसी मिल रहा है, जहाँ पर अगर प्राइवेट में हो भी जा रहा है तो सैलरी उस स्तर का नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट की वैकेंसी डे बाई डे अगर वैकेंसी निकाली भी जा रही तो पेपर लीक हो रहा है। नीट का पेपर लीक, यूपीएससी में धांधली, बीपीएससी में धांधली, यूपीपीएससी में धांधली, जेपीएससी में धांधली, अलग अलग स्टेट में सारी जगह धांधली। क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं। चलिए नहीं हो निगेटिविटी पर ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं। ये आशंका कि महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप बड़े बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ेगा गलत साबित हुई है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। शिक्षा प्रणाली की चुनौतियां क्या है, पढ़ने और अंकगणितीय क्षमताओं में मूलभूत कौशल का अंतर है। लगभग 25% लोग ग्रेड 2 का पाठ नहीं पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ग्रेड 2 का यानी कि वो पुस्तक ही नहीं पढ़ पा रहा है। और 50% से अधिक ग्रेड 5 तक के, यानी ग्रेड क्या है यहाँ पर 5वीं क्लास तक के बच्चा के तक के अपेक्षित अंक गणित और कौशल के साथ कठिनाइयों के सामना करना पड़ता है, जो मूलभूत शिक्षा में कमी को उजागर करता है। चलिए, ये मूलभूत शिक्षा है, आपका बेसिक ही कमजोर है। डिजिटल कौशल में लैंगिक असमानता देखने को मिला है। लगभग आपका 19.8% महिलाओं की तुलना में 43.7% पुरुषों के पास स्मार्टफोन है। तो महिलाओं में बस 20% के आसपास है, यहाँ पर 43% पुरुषों के पास है स्मार्टफोन। पढ़ने और अंकगणित कौशल में लैंगिक असमानता देखने को मिला। अधिकांश कार्यों में पुरुषों ने अंकगणित और अंग्रेजी पढ़ने में महिलाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। ये आने वाले भविष्य हैं, पूरे इंडिया का भविष्य है, ठीक है। ये पूरे इंडिया का आंकड़ा है। जो बुनियादी अंकगणित और पढ़ने के कौशल को लागू करने की क्षमता का परीक्षण करते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं 51% पुरुषों की तुलना में केवल 41.4% महिलाएं इस समय बताने में सक्षम होती। समय नहीं बता पा रहे लोग बच्चे। अब वो बच्चे कितने साल के हैं, तो 14 से 18 साल के बच्चे हैं, जिनके चेहरे पर मूछ दाढ़ी आना शुरू हो जाता है, यानी यंग होना शुरू हो जाते हैं, एडल्ट होना शुरू हो जाता है, उनके मानसिक कौशल विकास हो जाना शुरू हो जाता है। आपका लैंगिक असमानता देखने को मिलता है। वो अपने आप को पहचानने लगते हैं कि हम पुरुष हैं, आपका मतलब कि मेल है फीमेल है। वो सारी चीज़ें आपको रहना चाहिए। पुरुषों में 36.3% तुलना में कम महिलाएं जो है 28.1% विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित स्ट्रीम्स में है। ये दिक्कतें हैं, यानी कि साइंस बैकग्राउंड में इसमें पुरुषों में भी संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर महिलाएं कम ले रही है। जो कि नेक्स्ट है व्यावसायिक प्रशिक्षण। जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण में केवल 5.6% युवा भाग लेते हैं, यानी बिजनेस में। अब आगे में बिजनेस एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, क्योंकि वैकेंसी तो आ नहीं रही। या तो आप फिर प्राइवेट जॉब करोगे, या फिर आप जाकर के फिर एंटरप्रेन्योरशिप कुछ आप जॉब करोगे, वहाँ पर लेखन जोखन होगा, या फिर उसको करेंगे। तो यही 5% लोग में जाकर के 1% कुछ लोग होंगे, जो कि आगे जाकर के 1% 2% लोग फिर जाकर के सबको लीड करेंगे। खराब गुणवत्ता वाला श्रम बल। मूलभूत संख्यात्मक में यह कमी देश की श्रम शक्ति की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। चलिए नेक्स्ट आप पॉइंटर पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आप बताइएगा, देखिए ये एनसीईआरटी का एक आपका बुक है, प्रैक्टिस सेट है, इसी का तरह का है आपका डिस्ट्रिक्ट का है, इसी का ये क्विक बुक है, और इसी का हम डिस्ट्रिक्ट का भी है, उसको भी हम प्रैक्टिस सेट हम लाएंगे जल्दी। जिस तरह से समय मिलता है, जो उपलब्धता होती है, उसकी बेसिस पर हम जल्दी लाएंगे। चलिए दोस्तों, अब अभी इससे पहले जितने भी पार्ट हमने वीडियो बनाया है, जितना भी आपको किया हुआ आपका इंटरनेशनल रिलेशन से था, यानी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपका था। अगर आपका इंटरनेशनल आईआर से क्वेश्चन आता है तो जनवरी मंथ का मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है, 1 से लेकर के 15 जनवरी तक का। अब राष्ट्रीय घटना करेंगे हम जो कि स्रोत रहेगा PIB, द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता और जितने भी स्रोत है, जहाँ पर आप लोगों ने शायद अपने हिंदू ये सारे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो कोरिलेट कर पाएंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसको जरूर देखिएगा, अच्छे से समझ पाएंगेगा। तो ये स्क्रिप्ट में शॉर्ट्स में दिया हुआ है, देख सकते हैं। राष्ट्रीय घटना का ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 1 जनवरी 2024 को तीव्र एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच और ब्लैक होल की रहस्य में दुनिया के अध्ययन के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो श्रीहरिकोटा से PSLV C-58 रॉकेट के द्वारा
एक्सपो सेट यानी मिशन भारत का पहला लॉन्च किया गया है। एक एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन उठा सकता है, बन सकता है। आने वाले टाइम में इसको जब कॉन्सेप्ट को ख़त्म करेंगे हम लगभग 6 महीने का, यानी कि जनवरी का और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक, जून तक, जुलाई तक, अभी तक का महीना तक, उसके बाद हम इसका MCQ लाएंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो उसका भी प्रैक्टिस हम करेंगे। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जब आपको क्वेश्चंस क्लियर रहेगा, तो आपको दिक्कतें नहीं होगी, ऐसा मानना है। चलिए आगे करते हैं। एक्सपो सेट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट का संक्षिप्त रूप है। अब इसका संक्षिप्त रूप देख लीजिए क्या है। एक्सपो सेट का जो है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट का यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दूसरा देश बना है। तो इससे पहले कौन था? इससे पूर्व जो है नासा द्वारा IXPE 2021 में ही लॉन्च कर दिया गया था। तो अभी वर्तमान में 24 में 3 साल हम लोग पीछे हैं, फिर भी चलिए ये दूसरा देश फिर भी इंडिया बना है, दैट्स अ गुड थिंग। सुप्रीम कोर्ट के इंटर ऑपरेशन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS जो अदालतों और पुलिस जेलों और फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की एकीकृत करने वाला राष्ट्रीय मंच है। इसका व्यापक उपयोग सुनिश्चित करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। ये देख सकते हैं, ये आपका जो है ICS, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटर ऑपरेशन क्रिमिनल जस्टिस में अगर देखेंगे तो ये आपका शीर्ष पर कौन रहा है, तो आपको UP रहेगा। ये ही क्वेश्चन आपको बना करके दे देगा, पूछे में। अब इसमें क्या क्या चीज़ें, जैसे अदालतों में, पुलिस हो, जेलों हो, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को एकीकृत करने का राष्ट्रीय मंच जो है व्यापक उपयोग सुनिश्चित करने में, वो आपका UP शीर्ष पर। अब UP की जनसंख्या भी तो ज़्यादा है। अब जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर पुलिस, अदालत, जेलों, फोरेंसिक, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर क्राइम रेट भी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट है, इससे आप लोग कोरिलेट कर लीजिएगा। मेरा किसी मकसद नहीं है कि UP, बिहार या फिर कोई छत्रवाद या जातिगत, ये मेरा काम नहीं है। ये आपका कोई भी आपका शिक्षक है जो लगता है किसी को सिखाने का लायक है, तो पहले खुद वो सीखना चाहिए। और इन सारी चीज़ें संकीर्ण मानसिकताओं से ऊपर उठ करके ही कुछ कर सकता है कोई लोग। चलिए इन्हें हो, मेरे ऐसा कभी कोई मकसद नहीं रहा है। चलिए, केंद्र सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधियाँ अधिनियम जो है 1967 उपा जिसको कहते हैं, यानी गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम जो है कब बना है, तो 1967 में बना है। जैसे एक एक लाइन में पढ़ रहा हूँ, उसके क्वेश्चन समझ लीजिए, एक एक लाइन से बन रहा है। केंद्र सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम जो है 1967 आपका उपा के तहत तरकीत-ए-हुर्रियत को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। तो कई ऐसे जो संगठन है, सरकार के मुताबिक ये संगठन जो है जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने के निषिद्ध गतिविधियों में शामिल था। तो इसको, ये संगठन जम्मू कश्मीर में चल रहा है। अब इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये संगठन तहकीक-ए-हुर्रियत जो अभी वर्तमान में उसको गैर कानूनी बना दिया गया है, किसके तहत, तो 1967 आपका केंद्र सरकार के द्वारा 1967 के तहत वो कहाँ पर सक्रिय रूप से था, किस जगह पर, तो जम्मू कश्मीर से। देखो ऐसे भी कोई लोग कमेंट करेंगे जहाँ आतंकवादी ये घटना है, इस्लामिक शासन चाहते हैं, अलग से वो अपना चाहते हैं कि हम अपना अलग से संगठन है। ये अभी से नहीं, जब से आज़ादी हुई तब से ये अपने मांग कर रहे हैं, हम इस्लामिक स्टेट अलग से अपना बनाएंगे, पाकिस्तान में मिल जाएंगे या फिर अलग से अपना देश बनाएंगे, ऐसा मांग। अब इसके संस्थापक जो हैं सैयद अली शाह गिलानी है, जो कि वर्ष 2004 में थे, 4 से अभी तक है शायद, इसमें उसी में बना है। प्रधानमंत्री जो है द्वारा, प्रधानमंत्री, अब देख नेक्स्ट न्यूज पर चलते। प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या के मीरा मांझी के घर पर दौरा किया गया, जो उज्ज्वला योजना की 10 करोड़ की लाभार्थी है। ये 10 करोड़ की लाभार्थी रही है, किसके घर पर, तो मीरा मांझी के घर पर। अब इसके बारे में जानते हैं। उज्ज्वला योजना से क्वेश्चन आ सकता है, ये स्टैटिक्स में चला जाता है, जीके का जो स्टैटिक क्वेश्चन यही आ जाता है। ये योजना से संबंधित अगर कुछ भी वर्तमान में होता है उसको कोरिलेट करके पीछे से पूछ लिया जाता है। उज्ज्वला योजना से जो है उज्ज्वला योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो है, शुरुआत आपका हुआ था 2016 में, उत्तर प्रदेश का बलिया से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये बिहार से सटा हुआ है जिला या प्रखंड जो भी है। उद्देश्य जो है इसका स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त में LPG का कनेक्शन का वितरण, कनेक्शन तो दे दिए लेकिन LPG का प्राइस है यानी कि गैस का प्राइस बढ़ा दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पहले बालिका सैनिक स्कूल संबित गुरुकुल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में किया गया।
तो ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा। एक फैक्ट है, रक्षा मंत्री आपका कौन है अभी? राजनाथ सिंह है। उनके द्वारा बालिका सैनिक स्कूल जो है, ये सैनिक स्कूल है, ये जिसका नाम है संबित गुरुकुल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में किया है। तो नेक्स्ट है, चलते हैं। हाल ही में जारी की एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 के तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कुल कितने कार्ड बनाए गए हैं? तो 28.45 करोड़, लगभग 28 करोड़ मान लीजिए पूरा संख्या कार्ड बनाया गया। अब इसका कार्ड बनाने से क्या फ़ायदा, इसमें बताइए आप लोग को, जितने भी जनता लोग हैं, आप लोगों को इससे कभी किसी को फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ? आप, मुझे तो नहीं जानकारी है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आयुष्मान भारत जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, शुरुआत हुआ है 23 सितंबर 2018 से, रांची से हुआ। ये देखिए, ये फैक्ट आपका स्टैटिक्स का ये पार्ट है। शुरुआत कब से, वो कहाँ से हुई है? तब का 23 सितंबर 2018 को, रांची से। अब इसका जिसका फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री, जिसको कहते हैं पीएमयू, पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। ये सिर्फ आंकड़ों में है या हकीकत में है, आई डोंट नो। माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए प्रति वर्ष की बीमा राशि प्रदान की जाती है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र के नासिक शहर को 27वें युवा जो है 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 की मेजबानी करने के लिए चुना गया है। इसका बताइएगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र के नासिक शहर को 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 के लिए मेजबानी करने के लिए चुना गया था। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आपको बन सकता है। 1 जनवरी 2024 को तिरुवनंतपुरम, ये कहाँ पर है तिरुवनंतपुरम, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, में लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन LBSITW के छात्रों द्वारा WESAT यानी वोमेन इंजीनियर सैटेलाइट नामक एक नैनो उपग्रह लॉन्च किया गया है। 1 जनवरी 2024 से इसको देखते हैं। 1 जनवरी 2024 से NPCI ने UPI लेन देन के लिए दैनिक भुगतान की सीमा जो है अधिकतम 1 लाख रुपये निर्धारित किया है, जबकि शिक्षा और अस्पताल संबंधित भुगतान सीमा जो है 5 लाख रुपया। अब दैनिक जो है NPCI के तहत हम UPI जो करते हैं कितना पर डे कर सकते हैं? तो 1 लाख रुपये। और अगर कहीं भी शिक्षा क्षेत्र में हो या फिर आपका अस्पताल में हो, जो कि इमरजेंसी केस होता है, एडमिशन क्लास डेट हो या हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी में हो, तो 5 लाख तक कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत के जलियांवाला हत्याकांड के हाल ही में चर्चित खरसवां जो कि वर्तमान में झारखंड नरसंहार 1 जनवरी 1948 को घटित हुआ था। खरसावां और तथा सरायकेला रियासत के तत्कालीन उड़ीसा में मिलाने के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एकत्रित आदिवासियों को जमकर गोली बरसाई गई थी। ये आपका देख सकते हैं स्टैटिक्स को पार्ट को, ये हिस्ट्री को पार्ट को करंट से रिलेट कर रहा है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो हैं डॉक्टर अरविंद पनगुड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया वर्तमान में। 16वें वित्त आयोग जो है 2026 से 31 केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व हस्तांतरण का फॉर्मूला सुलझाएगा। ठीक है, ये रहेगा आपका। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खतरों का सामना करने वाले गवाहों को संरक्षण देने के लिए गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत की। अब कई लोग जो होते हैं मर्डर कर दिए, मर्डर करने के बाद जो गवाह देने इसी कारण से नहीं जाता है, गवाह नहीं देने, अगर कोई देने जा रहा है तो उसी को उड़ा देता है। फिल्मों में देखे होंगे, बॉलीवुड या टॉलीवुड कहीं भी, तो अब उसको संरक्षण के लिए, उसके लिए संरक्षण योजना की शुरुआत की गई है सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं ऐप का। गुजरात में 2024 के पहले 50,000 से अधिक लोगों के द्वारा 108 विभिन्न स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात के मेहसाना जिले के मोटेरा सूर्य मंदिर से शुरू हुई थी। ठीक है, सूर्य मंदिर से शुरू हुई थी। तो ये कहाँ से थे याद रखिएगा, ये आपका गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड इससे संबंधित हो सकता है क्योंकि इंटरनेशनल से रिलेटेड है। आपका 108 विभिन्न स्थानों पर सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ये जनवरी की घटना है। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट है? तो गुजरात के मेहसाना जिले के मोटेरा से स्टार्ट हुआ था मंदिर से। भारत अपने
30 MKI लड़ाकू विमानों को उन्नत करने के लिए विरुष्पाच नामक और एवं एक उन्नत सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स स्कैटर एरे AESA रडार प्रणाली को विकसित कर रहा है। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती खुद शहरी नवीकरण मॉडल में बदलने के लिए धारावी पुनर्निर्माण योजना का नेतृत्व जो है अडानी समूह और महाराष्ट्र सरकार मिलकर करेंगे। अब सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कहाँ पर है आपको पता चल गया, उसको नवीनीकरण करने की कोशिश करिए धारावी में, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए प्रदर्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। क्या है PLI योजना? PLI योजना की कल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ उच्च आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन के लिए की गई थी। शुरुआत इसकी हुई थी 2021 में। PLI योजना के तहत घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिए 5 वर्ष तक राजस्व के प्रतिशत के आधार पर वित्तीय लाभ प्राप्त होता है। PLI योजना के तहत 14 क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी जो है नरेंद्र मोदी द्वारा नामित मादा चीता आशा ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म दिया। ये देख सकते हैं, क्वेश्चन आता है क्योंकि शावकों के संबंध तो एक तो पहला फैक्ट निकल के आया कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपको मध्य प्रदेश में है और 3 शावकों को जन्म दिया यानी 3 बच्चों की। यह घटना है भारत में चीता परियोजना के लिए एक मील का पत्थर है, ठीक है, चीता मील पत्थर। तो किसने जन्म दिया है, तो आशा ने किया, ठीक है, इसका नाम आशा रखा गया। जम्मू कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब PM विश्वकर्मा योजना जो है पहला राज्य अगर बना गया है कौन, तो जम्मू कश्मीर बन गया केंद्र शासित प्रदेश इसमें। PM विश्वकर्मा योजना है शुरुआत सितंबर 2023 में हुई। बजट 2023-24 में उल्लेख है। इसका उद्देश्य पारंपरिक हस्तशिल्प कारीगरों को वित्तीय सहायता तथा प्रशिक्षण आपका प्रदान कर उत्थान करना। 18 शिल्प शामिल है इसमें, ठीक है, 18 शिल्पकार है जो कि हाथ से बनाने वाले शिल्पकार हैं वो सारे। जो ओला इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, ओला आप लोग यूज किए होंगे दिल्ली मुंबई में जो लोग रहते हैं या आपका बेंगलुरु में। ओला इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र होने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बन गई है। ई स्कूटर कंपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मालदीव के कारावती में कोची लक्षद्वीप समूह का सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। परियोजना की कुल लिंक की जो दूरी है 1868 किलोमीटर की है। ADR रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के दौरान मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समूह ने भारत में चुनावी ट्रस्टों में सर्वाधिक योगदान दिया। अभी ये सारे एक क्वेश्चन है। ADR रिपोर्ट के अनुसार कितना है, तो मेघा इंजीनियरिंग रिपोर्ट के ने भारत में चुनावी ट्रस्टों में सर्वाधिक योगदान दिया है। इसरो के वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट पर संचार उपग्रह GSAT जो है 20 लॉन्च करने की योजना बना रही है। GSAT 20 को जो है GSAT N2 के नाम से भी जाना जाता है, N2 के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार 1 जनवरी 2024 से सरकारी कार्यालयों को पेट्रोल और डीजल वाहन खरीदने पर रोक लगा दी है। सोच सकते हैं क्या स्थिति है हिमाचल प्रदेश, तबकि हरियाली से भरी हुई नाम ही हिमाचल है, उसके बाद भी यहाँ पर डीजल और पेट्रोल में वाहन ने रोक लगा दी है। तब कि ये सारे कार्यक्रम किसको करना चाहिए, आपको दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में करना चाहिए जहाँ प्रदूषण की लेवल और भी ज़्यादा खराब है। सेंट्रल काउंसिल फॉर द मेडिकल रिसर्च एंड इन आयुर्वेदिक साइंस CCRAS ने NCISN के साथ मिलकर के आयुर्वेदिक के क्षेत्र में नैदानिक अध्ययन को बढ़ाने के लिए स्मार्ट 2.0 लॉन्च किया है, ठीक है। सेंट्रल काउंसिल फॉर द मेडिकल, फिर से बता देते हैं इसको, मेडिकल रिसर्च इन आयुर्वेदिक के में साइंसेज ने NCISM के साथ मिलकर के आयुर्वेद के क्षेत्र में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट 2.0 लॉन्च किया है। स्मार्ट 2.0 का जिसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, स्कोप फॉर द मेन स्ट्रीमिंग्स आयुर्वेदा रिसर्च एमंग टीचिंग प्रोफेशनल्स। रानी नेक्स्ट पॉइंट है, रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। रानी दुर्गावती
अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश। उद्देश्य श्री अन्न की खेती करने वाले किसान को प्रति किलो 10 रुपये की राशि एक सीधे खाते में अंतरित की जाएगी, यानी प्रति किलो। अगर योजना क्या है, योग श्री योजना जो है पश्चिम बंगाल का है, योग श्री योजना। उद्देश्य क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना, जिसे इंदिरा रसोई योजना के नाम से जाना जाता था, का नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया। सिर्फ नाम बदलोगे, काम भी करोगे। नेक्स्ट है, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें फैक्ट पूछी जाती है। राजस्थान में जो है खाद्य सुरक्षा योजना, जिसे पहले इंदिरा रसोई योजना के नाम से जानते थे, अब उसका नाम क्या हो गया, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए प्रतीक आवंटन संबंधित नए नियम पेश किए हैं। इन पार्टियों को अब चुनाव चिन्हों के लिए अपने आवेदन के हिस्से के रूप में पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लेखा परीक्षित खातों के साथ साथ पिछले 2 चुनावों के विवरण आपको आवश्यक है, जो भी देना पड़ेगा ये सारी चीज़ें निर्वाचन आयोग की तरफ से। एनजीओ आपका युवा एंड अस्टॉपेबल के संस्थापक जो है अमित शाह को सरकार के विकसित भारत अभियान पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब ये ब्रांड एम्बेसडर भी बन रहे हैं। एनजीओ आपका इसका एनजीओ है तो युवा एंड अस्टॉपेबल के संस्थापक कौन है, तो अमित शाह खुद है। भारत सरकार के विकसित भारत अभियान पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन आपको बनेगा, VVI आप मान लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको 2-3 बार आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं भी पूछा जा सकता है, नोट कीजिएगा। विकसित भारत अभियान का उद्देश्य भारतीय विकास को बढ़ावा देने के लिए जनांकीय लाभांश का दोहन करना है। पेट्रोल रेल बुनियादी ढांचे के रूप में भारत का पहला पर्सनल रैपिड ट्रांजिट जो है PRT कॉरिडोर उत्तराखंड में स्थापित किया होगा। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत नेपाल संयुक्त आयोग के 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। तो याद रखिएगा किसके साथ, भारत नेपाल के साथ। इस बैठक के दौरान क्या हुआ तो जानते हैं। दौरान नेपाल से 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली के खरीद के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब हम लोग इसको 10,000 बिजली देंगे, ठीक है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA द्वारा 2024 में मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात के गांधीनगर में भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन किया गया है। भारत के पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत के 3 शहरों इंदौर, भोपाल, उदयपुर के रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए नामांकित किया गया है। वेटलैंड सिटी अभी जो है वेटलैंड आपका जो मनाया जाता है, जिसको आर्द्र भूमि देकर कहते हैं हम हिंदी में, आपका 2 फरवरी है, 2 फरवरी। और कितने अभी संख्या हो गया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टोटल संख्या अभी हो गया 82 वर्तमान में। हो सकता है जब आप एग्जामिनेशन जाए तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। रिज्यू पे भी तकनीक जो है चुनौतीपूर्ण तापमान स्थितियों में ऊंचाई वाली बिटुमिनस सड़कों के निर्माण के लिए रिज्यू पे तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर सेला सुरंग और LGG तमगे यांगेस्ट सड़क पर ऊंचाई वाले स्थान पर सड़क बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे सैटेलाइट के विकास के लिए इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के बीच में इस समझौता ज्ञापन को मंजूर दिया गया। तो किसके बीच में हुआ, तो इसरो के बीच में हुआ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के छोटे सैटेलाइट के लिए, ठीक है। छोटा सैटेलाइट इसरो और मॉरिशस के बीच में, तो छोटा नाम से पता चला, अगर नासा से करेंगे तो बड़ा कुछ होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल को अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने और इसका नाम जो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो याद रखिएगा सारी चीज़ें फैक्ट। ये जनवरी की घटना है, डेट के साथ नहीं याद रखिए, बट ये रखिएगा क्या नया नाम पड़ गया, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पहले नाम था। चलिए नेक्स्ट है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। नई दिल्ली में किया जाएगा, तो नई दिल्ली में किया जाएगा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो जो आपको किया जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
रक्षा मंत्रालय और तथा शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त पहल प्रोजेक्ट वीर गाथा के तीसरे संस्करण के लिए 100 विजेता यानी 100 विजेताओं को चयन किया गया। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के लिए संयुक्त पहल जो है प्रोजेक्ट वीर गाथा के तीसरे संस्करण ये किया गया था। कितना संस्करण, एक क्वेश्चन हो सकता है ये पूछ ले, चौथा संस्करण है, तीसरा है, दूसरा है, पहला है। तो रक्षा मंत्रालय 100 लोगों को विजेताओं को घोषित किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा हाल ही में जारी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित वृद्धि दर कितना है, तो 7.3% है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एक ह्यूमन माइंड रोबोट का अनावरण किया गया, जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मोबाइल अलोहा। किसके साथ है, गूगल डीप माइंड के साथ और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा एक ह्यूमन माइंड रोबोट का अनावरण किया गया, जिसका नाम है मोबाइल अलोहा। क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित और आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा है, जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर, मिलियन मतलब तो लाख, 10 लाख, ठीक है, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पर स्थित है। बहुत बड़ी बात है। ये किसके साथ किया गया है, तो आपको प्रक्षेपित आदित्य L1 है, ठीक है, याद रखिएगा। कब प्रक्षेपित किया गया, तो 2 सितंबर को। पहुंचा कब है, तो 6 जनवरी 2024 को। कितना किलोमीटर डिस्टेंस है, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर। अब नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा उज्जैन में भारत की पहली हेल्दी हाइजीनिक स्ट्रीट फूड जिसका नाम है प्रसादम का उद्घाटन किया गया। फिर से बताते हैं, क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है, कौन है अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उस समय के थे मनसुख मांडविया द्वारा उज्जैन में भारत की पहली हेल्दी हाइजीनिक स्ट्रीट फूड प्रसादम कहाँ प्रयोग किया गया है, तो आपको याद रखिएगा उज्जैन में। उज्जैन कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। MP में है, राजस्थान में है, UP में है, क्या है आप बताइएगा। भारत ने सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय हज समझौता 2024 पर हस्ताक्षर हुआ, तो किसके साथ हुआ है हज समझौता, सऊदी अरब के साथ। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा MB में गंगा क्लीन जहाज पर कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता की। अभी इसके हम यहाँ तक करेंगे, ज़्यादा हम लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते, लोग देखते भी नहीं सारा। चलिए आप लोग देखिएगा, फिर इसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। ऑयल एंड नेचुरल गैस, अब शॉर्ट और आधा एक घंटा हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, इसके MCQ भी करेंगे और एक सब्जेक्ट NCERT अब हम स्टार्ट कर देने जा रहे हैं। इसके साथ होगा या फिर इसके साथ होगा, जिसके भी साथ होगा, लेकिन होगा कुछ ना कुछ। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने कृष्ण गोदावरी जो है KG, जिसको कहते हैं शॉर्ट में कृष्ण गोदावरी KG बेसिन ब्लॉक है KG DWN-95/2 में अपनी गहरे समुद्र परियोजना से पहले कच्चे तेल का उत्पादन शुरू किया गया है। NHPC लिमिटेड ने प्रस्तावित 750 मेगावाट कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना में 4000 करोड़ निवेश की घोषणा की है। यह परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, जो है NPCL लिमिटेड ने प्रस्तावित है 750 मेगावाट में इसका कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना में जो 400 करोड़ रुपये निवेश किया गया, किस राज्य से संबंधित है, तो ये गुजरात है। कैद में बंद भारत के सबसे बुजुर्ग भालू जो है बबलू जिसको कहते हैं की मृत्यु वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में हुई है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। कैद में बंद भारत के सबसे बुजुर्ग भालू का नाम क्या है, तो बबलू है। उसकी मृत्यु कहाँ पर हुआ है, किस वन में हुआ, तो किस नेशनल पार्क में, तब वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार से कोई बिहार ना चूज कर ले, ये भोपाल में मध्य प्रदेश में, ठीक है। असम राज्य द्वारा भारत की पहली ऐप जो है आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा जिसका नाम है वायु नाम से पता चल रहा है, वायु हवामून लॉन्च किया गया। फिर से बताते हैं, असम राज्य द्वारा भारत की पहली ऐप पर आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा जो वायु लॉन्च किया गया। किस राज्य से है, तो असम राज्य से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के मध्य स्वच्छ मंदिर अभियान लॉन्च किया गया। मंदिर को साफ किया गया है। तो ये कहाँ पर किसके द्वारा है, तो 14 से लेकर के, यह सप्ताह पूछा जा सकता है, तो 14 से लेकर के 22 जनवरी के बीच में हुआ था, ठीक है, मध्य, ठीक है।
और केरल की सुचेता सतीश द्वारा एक संगीत कार्यक्रम जो दुबई में 9 घंटे में 140 भाषाओं में जाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। सोच सकते हैं कितना मेधावी लोग होंगे, कितने इंटेलिजेंट लोग हैं। एक केरल की रहने वाली सुचेता सतीश द्वारा एक संगीत कार्यक्रम हुआ था दुबई में, 9 घंटे में 140 भाषाओं में जाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज वीडियो यहीं पर रखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई विचार आता है, कोई भी आपको बुक कंप्लीट कराना है, एनसीईआरटी एससीईआरटी का कोई भी बुक स्टार्ट कराना है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी बुक से करें या फिर उसका एमसीक्यू करें, उसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसा आप विचार आएगा एमसीक्यू स्टार्ट कर दे या फिर एक एक क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है एनसीईआरटी जो कि TRE 1 TRE 2 के दौरान सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट करा दिया है। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, आप साइंस हो या फिर आपका इकोनॉमिक्स हो, आपका एक एक चीज़ मैंने कंप्लीट करा दिया है ऑलरेडी। उसका एमसीक्यू है। अभी लेटेस्ट कई बुक आ चुके हैं, अरिहंत का बुक आ चुका है, दृष्टि का आ चुका है, तो वो आपका कंप्लीट करा देंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।